इस साल जब निर्मला सीतारमण ने कुछ हफ्ते पहले कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट होगा, तो शायद ये बात किसी ने मानी नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में ये था कि 2019 में तो नहीं हुआ था, फिर इस बार क्यों, इस बार भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम इस बार इसी बजट की अपेक्षाओं पे हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए मनी कंट्रोल के कंसल्टेंट गौरव चौधरी। सबसे पहले मनी कंट्रोल की तरफ से आपका वेलकम। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या ये स्मॉल एंड स्वीट बजट है, हम कह सकते हैं? ये स्मॉल एंड स्वीट के अलावा मोर वर्कमैन लाइक है। जैसे वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए उसी टाइप का बजट है। हर आदमी सोच रहे थे कि हर विश्लेषक सोच रहे थे कि 2019 में जो बजट पेश हुई थी उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो पीएम किसान 6,000 रुपये से भर के कुछ और होंगे, इनकम टैक्स पे बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हर साल दिखा जा रहा है कि 2019 2014 में भी इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स दिया गया था, एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था, लेकिन इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। 2009 की अगर इंटरिम बजट देखें, प्रणब मुखर्जी जी की बजट, वहाँ पे भी बजट स्पीच के दौरान कुछ नहीं बोला गया, लेकिन जब बजट जब अमेंड हुआ था, जब बजट पास हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय सर्विस टैक्स को घटाया गया था। 2004 की बजट अगर देखेंगे, इंटरिम बजट जसवंत सिंह जी की बजट, उसमें भी कुछ सर्विस क्रेडिट वगैरह घटाया गया था, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स था। कोई बिग पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। 2019 की बजट, इंटरिम बजट, उस तरीके से अगर उस नज़रिया से देखेंगे तो एक आउटलायर है। तो और ये 2024 और 25 के बजट ने उस आउटलायर को एक्चुअली नॉर्मलाइज कर दिया है कि वोट ऑन अकाउंट ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी फोन पे खत्म करने की बात भी की गई, वो भी उन्होंने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। तो एक जो चीज़ थी दिमाग में, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, या कि फीमेल को कुछ मिलेगा, किसानों को कुछ मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं मिला। तो बजट का फोकस या कहाँ था? ये जो बजट है ना, किसी कारण से इसको इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ये बजट की ज़रूरत क्यों है? इस बजट का ज़रूरत इसीलिए है, अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा होने वाला है। चुनाव होगा अप्रैल और मई के बीच। अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है। उस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के लिए सरकार को पैसा खर्चने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि अगले 4 महीने नए सरकार बनने तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। उसी को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। लेकिन अगर हम इलेक्शन को देखें, जो कि है एक बहुत बड़ी चीज़, हालांकि वोटर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो क्या उन्हें इस बजट से कोई फ़र्क पड़ेगा? इस बजट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोटर्स भी ज़्यादा उम्मीद शायद नहीं रखे थे जितना विश्लेषक रखे थे। अच्छा, ये अच्छी बात है। और अगर आप 2019 की बजट को इंटरिम बजट को देखेंगे और 2024 की इंटरिम बजट को अगर तुलना करेंगे, आप देखिए एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है। हाँ। 2019 में जब बजट पेश हुई थी, उस दौरान, उस समय, उससे 1 महीना पहले बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार चुके थे। 2024 की इंतरिम बजट से 1 महीना पहले बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीत चुके हैं। इलेक्टोरल प्रेशर इस बजट पे है नहीं। 2019 में जो बीजेपी के ऊपर जो इलेक्टोरल प्रेशर थी, इस समय इस बजट में 5 साल बाद वो इलेक्टोरल प्रेशर है नहीं। अच्छा, और जिसका असर है कि बिल्कुल वोट ऑन अकाउंट, बिल्कुल वोट ऑन अकाउंट की तरह ही है। अच्छा, एक जो चीज़ था कि किसान, मतलब जैसे उन्होंने सोलर के लिए कुछ दिया, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या उसका फ़ायदा किस तरीके से इंडस्ट्री इस बजट का सबसे जो मुख्य पॉइंट है, हाँ, वो है 2047 का रोड मैप। इसीलिए आप देखें कि बजट में बहुत दफ़ा दोहराया वित्त मंत्री ने 2 शब्द, विकसित भारत। और विकसित भारत का 4 अमृत पिलर है, जो पहले प्रधानमंत्री ने नवंबर में आइडेंटिफाई किया था, और इन 4 पिलरों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोहराया। ये 4 पिलर क्या क्या है? ज्ञान है, इनको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता, किसान हो गए, और एन का मतलब है नारी शक्ति। तो ये ज्ञान है। तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर सिर्फ 4 ही कास्ट होना चाहिए: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। और आप अगर देखेंगे वित्त मंत्री की स्पीच, इन चारों सेगमेंट पे काफ़ी कुछ एम्फेसिस दिया गया है। ओके, जैसे अब हम पूछना चाहेंगे कि जैसे फीमेल के लिए क्या है, नारी शक्ति, जैसे उन्होंने क्या ऐसा किया, क्योंकि इस बार शुरू से भी मोदी की जो उनका था, मोदी की गारंटी, महिलाओं को मोदी की गारंटी, तो क्या ऐसा कुछ है इस बजट में? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं के लिए यहाँ पे, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, उनको आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को तक एक्सटेंड किया गया। पहले एक्सटेंड नहीं था ये। तो ये 1 लाख। तो ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम का स्वीप बहुत बड़ा है। इनको कहा जाता है कि आयुष्मान भारत स्कीम को कहा जा रहा है कि ये हेल्थ सेक्टर का यूपीआई है। और इनको अभी इस दफ़ा इंटरिम बजट में
वित्त मंत्री ने बोला कि इनको आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स तक एक्सटेंड करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सिग्नल है कि उनका फोकस किस तरीके से महिलाओं तक है। बिल्कुल। और किसानों को लेके क्या कहेंगे? मैं ये अभी जो ज्ञान है मैं उसके ही 4 पिलर के बारे में हाँ, बात तो कर। किसानों के लिए इन्होंने वित्त मंत्री ने बोला कि पीएम किसान के बारे में दोहराया, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है स्पीच को लेके, वित्त मंत्री ने एक बात तो साफ कर दी कि कॉन्फिडेंस बहुत है कि दोबारा चुनाव जीत के आएंगे, बिल्कुल। और वो नजर आया। वो बिल्कुल स्पीच में नजर आया। इसीलिए स्पीच में स्पेक्टेकुलर कुछ नहीं, तो जैसे उन्होंने बोला कि कोई स्पेक्टेकुलर नहीं होना है, बोले वही हुआ, स्पेक्टेकुलर कुछ नहीं हुआ। और ये जब फुल बजट पेश होंगे जुलाई के महीने में, उसमें शायद आप देखेंगे जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो तब फुलफिल होगा। जैसे पीएम किसान स्कीम में 6,000 से 8,000 9,000 जितना भी बढ़ोतरी होने उस बजट में होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आके सरकार बनाने के बाद बिग बैंग अनाउंसमेंट करें। ओके, ताकि लोगों को लगे कि सरकार आई है तो कुछ लेकर आई है। और उसके बाद जैसे आपने बोला यंगस्टर्स के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, जैसे उनके लिए एक जॉब्स, हाँ, एक जॉब्स के बारे में वित्त मंत्री ने बोला कि जो जॉब्स के आंकड़े पेश कर रहे हैं, जो आलोचक कह रहे हैं कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, कुछ हद तक वो शायद सही भी है, लेकिन इन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा एक सक्सेस है पिछले 10 साल के अंदर, और इन्होंने इसीलिए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बहुत कुछ बोला। और ये इस सरकार का एक बहुत ही बड़ा एम्फेसिस रहा है कि जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी में बहुत ही डिस्टिंक्ट एक फ़र्क है कि अपने हाथ जगन्नाथ। हाँ, और जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि आप एक नौकरी में आ गए और उसी नौकरी में से रिटायर हो गए 30 साल बाद। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक नौकरी आपका चला देते हैं और छोड़ देते हैं, दूसरा नौकरी और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आता है। तो गवर्नमेंट का फोकस है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। ये एक बड़ा फर्क है जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके समझने के लिए। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और जॉब क्रिएट करना में बहुत ही डिफरेंस है। जॉब, और अगर लोग सोच रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये सरकार ने सिग्नल कर दिया है कि सरकार नौकरियां क्रिएट नहीं करेंगे। सरकार प्राइवेट सेक्टर में और निजी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी, यानी आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन वो सरकारी नौकरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, और गरीबों के लिए क्या है इस ज्ञान में? तो गरीबों के लिए इन्होंने ढेर सारे कुछ स्कीम्स जो अब तक लाए हैं, इनके बारे में बहुत ही बड़ा अकाउंट दिया है पिछले 10 साल में। इन्होंने बोला है एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बोली, जो ज़्यादा एम्फेसिस मिला नहीं है कवरेज में अब तक, वो है कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है और उससे पहले जो हुआ था, उसको लेके सरकार एक वाइट पेपर पेश करेंगे। उस वाइट पेपर में ये बोला जाएगा, जैसे वित्त मंत्री ने बोला स्पीच में, कि क्या हो सकता था पिछले 10 साल में 2014 से पहले और नहीं हुआ, और जो इन सरकार ने, और क्या क्या हो सकता था, क्यों नहीं करवाया गया। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने बार बार दोहराया ये। वित्त मंत्री हर स्पीच में, सिर्फ इसी बजट स्पीच में नहीं, 2019 की बजट स्पीच से ही बोलते रहे कि ये सरकार की एम्फेसिस गरीबों पे है। तो हर स्पीच को वित्त मंत्री का ये एम्फेसिस रहा है कि आप इस स्पीच को मत देखिए आइसोलेशन में, आप पिछले 5-6 स्पीचेस देखिए, हर स्पीच में फोकस गरीबों पे किसी न किसी तरह हमेशा रहा है। हाँ, उन्होंने एक डेटा भी दिया है कि पिछले 10 साल में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश हुई है, 3-4 महीने पहले। वहाँ पे बोला गया कि काफ़ी ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, एंड इसी को सरकार ने, वित्त मंत्री ने दोबारा दोहराया। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने देखा जिसका स्टॉक पे भी इम्पैक्ट होता है, वो क्या लगता है, वो जो सोलर एनर्जी के लिए इन्होंने दिया है कि अब सरकार खर्च उठाएगी आपके घर में सोलर पैनल लगाने की, सब्सिडी देगी। हाँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खर्च था, तो इसको किस तरीके से हम देखते हैं, मतलब लोग कैसे यूज़ करेंगे, या सिर्फ वही यूज़ कर पाएंगे जो पहले से कर रहे हैं, या कुछ है प्रोसेस इसमें? तो इन्होंने एक स्कीम को एक्सपैंड किया। एक सोलर रूफटॉप स्कीम पहले से ही था। इन्होंने स्कीम को थोड़ा एक्सपैंड किया और बोला कि हम सब्सिडी जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी देंगे। तो रूफटॉप के लिए अगर किसी के पास सिंगल घर है, कहीं पे भी हो, बड़ा घर छोटा घर कहीं पे भी हो, शहर में हो गांव में हो, आप सोलर रूफटॉप ले आइए। उनका पार्ट का खर्चा एक हिस्सा सरकार उठाएगी, एक हिस्सा आप खुद उठाएंगे। आपका खर्चा लगभग आधा हो जाएगा। और एक बार आप सोलर रूफटॉप का और किसी टाइप का सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। एक बहुत रेजिस्टेंस क्यों है? रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि आपको लाखों रुपए खर्चना चाहिए, खर्चीला है। और उस खर्च को उठाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने आज कह दिया कि हम उठाएंगे, सरकार खुद उठाएगी। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, एक इनकरेजमेंट है कि आप सोलर रूफटॉप लगा लें, क्योंकि सोलर पैनल जब आप लगा लेते हैं उसके बाद रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है।
और सिर्फ वन टाइम कॉस्ट, एक वन टाइम कॉस्ट है। इस वन टाइम कॉस्ट की जो रेजिस्टेंस है उसको उठाने के लिए सरकार ने बोला उस कॉस्ट को हम उठाएंगे, आप इसको प्रचलित कीजिए। तो चलिए जी, अब हम जैसे देखिए कि नॉर्मली कहा जाता है कि मिडिल क्लास का बजट, इस बजट को हम कह सकते हैं क्या कि मिडिल क्लास का बजट है या ये सिर्फ गरीबों का बजट है? एक तो मिडिल क्लास के लिए भी तो बजट नहीं है, गरीबों के लिए भी बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट है। मैं तो कहूँगा कि फुल बजट जब आएंगे उसी को हमें विश्लेषण, उसी का विश्लेषण करना में चाहिए। हमें पता हाँ, चलेगा। इस बजट में एक चीज़ लेकिन सरकार ने क्लियर कर दी कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, सरकार की जो फिजिकल डेफिसिट का बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप समझाएंगे तो फिजिकल डेफिसिट वही होता है जो करंट एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए सरकार कर्ज उठाते हैं। लेती है। सरकार जितना ही कम कर्ज लेगी उससे ही निजी क्षेत्र को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बैंकिंग क्षेत्र में एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, उससे अगर ज़्यादा बोरोइंग सरकार खुद कर लेती है तो निजी क्षेत्र को लोन उठाने के लिए पैसा कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अगर सरकार कह रही है कि हम कम पैसा उठाएंगे, हमारा बोरोइंग कम होगा, तो निजी क्षेत्र को अपना कैपिटल एक्सपेंशन करने के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए कैपिटल अवेलेबल हो जाता है बैंक में, उससे इंटरेस्ट रेट भी घटता है। तो ये मैं एक समझना चाहती हूँ, मैं ये अपनी समझने के लिए भी बात कर रही हूँ कि जब सरकार कम कर्ज लेगी या कम, तो फिर सरकार के खर्चे भी कम नहीं हो जाएंगे जो वो सरकार की अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं ना, सरकार की डायरेक्ट टैक्स अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। आप अगर जीएसटी की देखिए, हाँ, पिछले महीने जीएसटी का कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रहा है। अगले साल तक पहुँचते अगले 2 साल तक पहुँचते ये 2 लाख करोड़ महीने का जीएसटी कलेक्शन एक नॉर्मल ट्रेंड हो जाएगा। और अगर आप तुलना करेंगे 2018 के साथ, 2017 में तो आधा ही साल था, 2018 से आप अगर तुलना करेंगे, मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन 2018 में 98,000 करोड़ था, और 7 साल के कम में, 6.5 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया जी। अब ये पूरे बजट को हम अगर ख़त्म करेंगे तो आप एक चीज़ बताइए, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि सरकार ने बोला है कि हम ज़्यादा कर्जा नहीं उठाएंगे, इसका मतलब है फिजिकल डेफिसिट बहुत कंट्रोल में रहेगा, और 4.5% का जो टारगेट रखा गया था 2025-26 तक, वो टारगेट अचीवेबल है। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास पैसा और तरीके से आ रहा है, और रेवेन्यूज से आ रहा है, और सोर्सेज से आ रहा है। और क्या सोर्सेज से? डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया सरकार ने। दूसरा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 10 लाख करोड़ पिछले साल था, उससे पहले 7 लाख करोड़ था। पिछले बार 33% बढ़ा, इस बार 11% बढ़ा, 11% बढ़ा, 1,10,000 करोड़ और बढ़ा, 1,11,000 करोड़ और बढ़ा। सरकार क्या कह रही है कि कैपिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए हम पैसा लगाने के लिए तैयार है। 2 लाख 3 लाख करोड़ होता था 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ से 11 लाख करोड़ तक पहुँच गया। बाय द टाइम फुल बजट अगर आज जब तक आएंगे ना जुलाई तक, ये शायद रिवाइज हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि शायद वो 12 लाख या 13 लाख करोड़ हो चुका है। ये मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो करना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं उसको, एक स्पेशलिटी है और एक एडवांटेज ये है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उससे इनकम जनरेट होता है, उससे इंटरमीडिएट इंडस्ट्री सच एज सीमेंट एंड स्टील का बहुत ही फायदा होता है, और जॉब्स क्रिएट होता है। और ये इम्पैक्ट आज के सीमेंट स्टॉक पे दिख रहा है। और इन जॉब्स कहाँ क्रिएट होता है? जो लैंडलेस लेबरर्स है ना, गांव के जो लैंडलेस लेबरर्स है ना, वो गांव से आके जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो रहा है उस प्रोजेक्ट साइट में आता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नरेगा स्कीम का जो बेनिफिशियरीज है वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100% लैंडलेस है। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे नरेगा बजट को ना, पिछले 5-6 साल में 2021, 2022 और 2021 में 1,11,000 करोड़ तो बढ़ गया था नरेगा बजट, उसके बाद घट के 98,000 करोड़ हुआ, उसके बाद घट के 86,000 करोड़ हुआ, इस बार फिर से 86,000 करोड़ है। तो सरकार क्या चाह रही है कि सरकार चाह रही है कि हम जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं नरेगा में, किन को दे रहे हैं? हम लैंडलेस लेबरर्स को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लैंडलेस लेबरर्स अपने गांव से आके निजी क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, वहाँ पे काम। वही जो आपने बात दोहराई कि वो जॉब नहीं होगा, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, ये भी एक अच्छी बात है अगर हम जॉब के मोर्चे पे भी फिक्र कर रहे हैं तो। और हमें बजट समझाने के लिए और बजट के बारे में कई सारी चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत थैंक यू। और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल चीज़ों पे भी हम एक बार फिर से कनेक्ट करें, और कनेक्ट करते ही रहे जब तक हमारा इलेक्शन चलता रहता है। थैंक यू।